आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले के जो भी क्लास हमने कराए हैं, आई होप आपने सभी क्लास बहुत अच्छे से देखे होंगे और सभी क्लास के पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पूरा समझ सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य काम करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से निर्देश लेकर सीपीयू को देता है, जो आगे हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच का भाग है, यानी मध्यस्थ का काम करता है। यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा किसी हार्डवेयर से, ये काम करने के लिए हमारा बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको ऑपरेट करता है, संचालित करता है। ठीक है, अगर हम समझें बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पर चलने वाला एक ऐसा मूल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रयोग योग्य बना देता है, अथवा कह सकते हैं यह अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और आपने समझा है कि सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखें, उसका ही एक कैटेगरी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें तो जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब ही चल सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर चल नहीं पाएगा, मीन इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अब इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप आपका CUI होता है, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, और दूसरा टाइप आपका GUI होता है, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रचालन तंत्र है, वो दो टाइप का है। पहला CUI, जिसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसे कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं CUI इंटरफेस को, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस को पहले समझते हैं। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कमांड लिखकर कंप्यूटर को चला सकते हैं। जो CUI पर आधारित है उसको चलाने के लिए आपको कमांड याद होनी चाहिए। कमांड्स को लिख करके ही आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमांड का ज्ञान होना आवश्यक है। MS DOS इसका अच्छा उदाहरण है। अगर आप MS DOS को देखेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, तो MS DOS को चलाने के लिए आपको कमांड्स आनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम विंडोज में जब काम करते हैं तो किसी भी फोल्डर को बनाना है, डिलीट करना है, तो हम आराम से माउस का यूज करके कर सकते हैं। बट यहाँ MS DOS में अगर हमें फोल्डर बनाना है, डिलीट करना है या अदर कोई भी काम करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर कमांड होती है। उस कमांड को ही हमें टाइप करना पड़ेगा, तभी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। तो इसीलिए इसको कमांड यूजर इंटरफेस बोला जाता है। अब ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। आप देखोगे आपका जो विंडोज है, अब अधिकांश लोग विंडोज पर काम करते हैं, बट पहले ज़्यादातर कमांड यूजर इंटरफेस भी यूज होता था। ओके, अब अगर हम देखें GUI वाले जो सिस्टम है, तो इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जो GUI होता है। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप माउस से कार्य कर सकते हैं, अर्थात आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और कमांड दे सकते हैं। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें हम स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं और माउस के थ्रू वहां पर क्लिक कर सकते हैं, कमांड देख सकते हैं। इसलिए इसको हम कमांड देकर के भी चला सकते हैं, मीन माउस के थ्रू कमांड दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कमांड दे सकते हैं, और ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपका क्या होगा, विंडोज होगा, है ना। विंडोज को अगर आप देखेंगे तो विंडोज क्या है, एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए क्या हो सकते हैं, तो जैसा भी DOS के बारे में आपने बात की थी, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा DOS के बारे में समझ लेते हैं। DOS यानी MS DOS, तो इसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। पूरा नाम इसका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो देखिए, DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है।
डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है, इसलिए इसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और ध्यान रखना है ये कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, टेक्स्ट बेस्ड, मीन कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी, इसलिए इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है, CUI कहा जाता है। इसे कमांड लाइन का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें कमांड लाइन का इस्तेमाल होता है, कमांड हमें लिखना होता है। अगला सवाल, अगला पॉइंट है हमारा PWD, जैसे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और CD चेंज डायरेक्टरी जैसे निर्देश देकर यूजर हार्ड ड्राइव पर फाइलों को ब्राउज कर सकता है। यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो हमें कमांड देना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी फाइल को ओपन करें, चाहे हम किसी फाइल को डिलीट करें, चाहे हम नया फोल्डर बनाएं, सबके लिए हमें एक पर्टिकुलर कमांड लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉस की विशेषताएं क्या हैं। जो आपका डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसे कमांड के माध्यम से चलाया जाता है, इसमें माउस का उपयोग नहीं किया जाता है, मीन ज़्यादातर हम कमांड का यूज करते हैं। यह एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कितने बिट का है, 16 बिट, 16 बिट वाला OS है। डॉस फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में ही आपको मिल जाता है। इसमें अधिकतम स्पेस 2 GB का होता है और इसको संचालित करने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता पड़ती है। डॉस एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यह ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। इसकी मदद से आप फाइल्स और फोल्डर को बना सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं PC डॉस की, तो इसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये पहला व्यापक रूप से स्थापित डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी जो PC डॉस था ये सबसे पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जो इंटेल 8086 यानी 16 बिट प्रोसेसर पर चलने वाले PC में उपयोग किया जाता था। इसे 1981 में लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। MS डॉस का अंतिम संस्करण MS DOS 6.0 था। इसके बाद MS DOS को विंडोज के रूप में जोड़ दिया गया। यह एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो अंतिम संस्करण था वो 6.0 था। इसके बाद में अब इसको अलग से बनाया नहीं जाता है, इसे MS विंडोज के साथ में ही जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है MS विंडोज, जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहा जाता है। तो यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको विंडोज़ का ही इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे, अर्थात विंडोज़ पर आप माउस के माध्यम से कोई भी कमांड दे सकते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में बनाया था। यानी यहाँ पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इसे 1985 में शुरुआत इसकी हुई थी, शुरुआत किया गया है, बनाया गया है। और सभी वर्जन्स के बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम विंडोज 1.0 की बात करें, जब विंडोज लॉन्च हुआ था तो ये 20 नवंबर 1985 को लॉन्च हुआ था। तो विंडोज का जो पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है, पहला संस्करण है, वो 1985 में रिलीज हुआ है। विंडोज 2.0 की बात करें तो 1987 में ये आपका रिलीज हुआ है। ऐसे विंडोज 3.0 की बात करें तो 1990 में शुरू हुआ है। विंडोज 95 की बात करें तो 1995 में ये शुरू हुआ है। विंडोज 98 की बात करें तो 1998 में शुरू हुआ है। इसी प्रकार से अगर विंडोज 2000 की बात करें तो ये 2000 में शुरू हुआ है। विंडोज XP की बात करें तो ये 2001 में शुरू हुआ है। और विंडोज विस्टा की बात करें तो ये 2006 में 8 नवंबर 2006 में विस्टा को रिलीज किया गया था। अब जो सबसे पॉपुलर रहा है वो विंडोज 7 है। ये 22 जुलाई 2009 को रिलीज किया गया था। विंडोज 8 की बात करें तो ये 1 अगस्त 2012 को रिलीज किया गया था। और अगर हम विंडोज 8.1 की बात करें तो ये 27 अगस्त 2013 को रिलीज किया गया था। अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो ये 15 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था। और अगर हम विंडोज 11 की बात करें जो सबसे लेटेस्ट है, ये 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। तो ये सभी विंडोज के वर्जन हैं, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक पढ़ा दिए हैं कि कब कौन सा वर्जन रिलीज किया गया था, ओके। और ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। चलिए, तो MS DOS भी आपने समझ लिया और विंडोज भी आपने समझ लिया। अब तीसरा आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लिनक्स कर्नेल पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत लिनस टॉरवाल्ड ने 1991 में की थी।
1994 में लिनक्स का पहला संस्करण इंटरनेट पर जारी हुआ। लिनक्स TCP/IP प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है। यह CUI और GUI दोनों को सपोर्ट करता है, CUI भी एंड GUI भी। लिनक्स आमतौर पर दो प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रदान किए जाते हैं। एक आपका KDE जिसे के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कहते हैं, ये काफी पूछता है एग्जाम में, और दूसरा GNOME जिसे GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये दोनों के फुल फॉर्म अधिकांश एग्जाम में पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से इसके वर्जन हैं, तो देखिए डेबियन होगा, इसमें जेंटो होगा, उबंटू होगा जिसका काफी नाम आपने सुना होगा, लिनक्स मिंट होगा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स होगा, CentOS है, फिडोरा है, काली लिनक्स है और लिनक्स मिंट है। ये सब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सब लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स आपका कैसा है, फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी जो लिनक्स आपका है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप फ्री में इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी ये वर्जन देख रहे हैं सब के सब कैसे हैं, ओपन सोर्स हैं, फ्री में। जैसे आपसे पूछा जाए कि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल सही है, उबंटू लिनक्स पर बेस्ड है, तो ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है, एकदम सही है ऑप्शन यहाँ पे हमारा, यहाँ पे उबंटू आपका ओपन सोर्स में आ जाएगा, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम यूनिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे शुरू में केन थॉमसन, डेनिस रिची द्वारा AT&T वेल प्रयोगशाला में 1970 में विकसित किया गया था। यह मल्टीटास्किंग है, लचीलेपन और कई और अधिक सराहनीय सुविधाओं के कारण वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच प्रचलित है। यूनिक्स में फाइल सिस्टम और फाइलों और निर्देशिकाओं की एक पदानुक्रमित संरचना है, जहां उपयोगकर्ता फाइलों का उपयोग करके जानकारी को संग्रहित और पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था 1970 में, ठीक है। और यह मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं मैक ओएस की। ये क्या होता है, तो मैक ओएस 2001 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। एप्पल कंपनी के द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। अब देखिए यहाँ द्वारा विकसित किए गए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है, यानी जो मैक ओएस है वो भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यह एप्पल के कंप्यूटर का प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप एप्पल का सिस्टम परचेज करते हैं तो वहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मैक ओएस देखने को मिलेगा। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस को एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने 24 मार्च 2001 में लॉन्च किया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम 39 भाषाओं में उपलब्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट, यानी मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए क्या हो सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे फेमस जो आप सब जानते हैं एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन और टैबलेट में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रारंभ में इसे एंड्रॉइड द्वारा विकसित किया गया था, बाद में गूगल ने 2005 में इसे खरीद लिया और 2007 में एंड्रॉइड का अनावरण किया। एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट संस्करण एंड्रॉइड 13 है, जिसे 15 अगस्त 2022 में रिलीज किया गया था। और जैसा हमने कहा, जो ऐसे लेटेस्ट वर्जन होते हैं तो अपडेट होते रहते हैं। आज के कुछ समय बाद आप देखोगे तो नया आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि अभी करंट में कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ओके, अब अगर हम iOS की बात करते हैं तो आपको पता है एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से अपने आईफोन उपकरणों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसे 29 जून 2007 को लॉन्च किया गया था। इसमें 40 भाषाएं उपलब्ध हैं। यानी जो एंड्रॉइड है वो आप सभी के स्मार्टफोन में अधिकांश यूज होता है। नॉर्मली आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हैं, उसमें यूज हो जाएगा एप्पल को छोड़ करके। और जो iOS है वो केवल और केवल एप्पल के मोबाइल फोन में ही चलेगा, बाकी किसी में नहीं चलेगा। ओके, तो iOS क्या है, एक प्रकार का मोबाइल फोन के लिए यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो हमारा है वो है ब्लैकबेरी ओएस। अब देखिए, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कंपनी के लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंडहेल्ड उपकरणों में उपयोग के लिए कैनेडियन कंपनी रिसर्च इन मोशन में बनाया गया था, जिसका नाम बदलकर बाद में ब्लैकबेरी कर दिया गया, है ना। इसे रिसर्च इन मोशन कंपनी में बनाया गया था, बाद में इसका नाम ब्लैकबेरी रखा गया। 1999 में इसे रिलीज किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब अगर हम विंडोज की बात करते हैं, विंडोज ओएस फॉर मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन के लिए भी विंडो ओएस आता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल स्मार्टफोन में भी होता है। विंडोज 10 एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्तमान में डिसकंटिन्यू है। इसे 20 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया था, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन के लिए भी था। विंडोज 10 नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अब डिसकंटिन्यू है, इसे 20 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया था मोबाइल फोन के लिए। ठीक है, अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि MS DOS और लिनक्स जो कि आपका CUI पर आधारित होता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स दी गई हैं आपकी DOS और लिनक्स के लिए, उनको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ CP की बात करें तो इस कमांड की मदद से आप फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, इसके लिए CP कमांड हमें यूज करनी होती है। ऐसी chmod कमांड दी गई है, तो इस कमांड की हेल्प से आप फाइल परमिशन को बदल सकते हैं। CD कमांड दी गई है, इस कमांड की मदद से आप करंट डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। क्लियर कमांड दी गई है, इस कमांड की मदद से आप स्क्रीन को साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ऐसे DU कमांड दी गई है, तो इस कमांड से आप जान सकते हैं कि कौन सी फाइल कितनी जगह ले रही है। इसी प्रकार से ch1 जो फाइल है, इस कमांड का प्रयोग करके आप फाइल ऑनर बदल सकते हैं। ऐसे DF कमांड है, तो इस कमांड से आप यूज्ड और अवेलेबल डिस्क स्पेस को देख सकते हैं। ऐसी फाइंड कमांड है, तो इस कमांड का इस्तेमाल किसी टर्म को सर्च करने के लिए किया जाता है। MB कमांड है, इससे किसी फाइल या डायरेक्टरी को हम रीनेम कर सकते हैं। MKDIR है, इस कमांड के प्रयोग से आप नई डायरेक्टरी को बना सकते हैं, यानी नया फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे LPR दिया गया है, तो इस कमांड की हेल्प से आप कोई कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से SU कमांड है, तो इस कमांड के प्रयोग से आप एक अलग यूजर में स्विच कर सकते हैं। पासवर्ड की बात करें तो इस कमांड से आप यूजर पासवर्ड बदल सकते हैं। अनजिप की बात करें तो इस कमांड की हेल्प से आप किसी फाइल को अनजिप कर सकते हैं। और RMDIR की बात करें तो इस कमांड से आप एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, यानी रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। ठीक है, अगला है हिस्ट्री, तो इस कमांड से आप किसी एग्जीक्यूटेड कमांड्स लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम लेस की बात करें तो इस कमांड से आप फाइल कंटेंट को पेज वाइज देख सकते हैं। अनजिप की बात करें तो इस कमांड से आप किसी फाइल को अनजिप कर सकते हैं। मैन की बात करें तो इस कमांड से आप हेल्प डिस्प्ले कर सकते हैं। PW की बात करें तो इस कमांड से आप कंटेंट यूजर वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। कैल की बात करें तो आप करंट माह का कैलेंडर देख सकते हैं। हु की बात करें तो इस कमांड से आप सभी यूजर्स की लिस्ट देख सकते हैं। PS की बात करें तो करंट समय में प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए होता है। किल प्रोसेस प्रक्रिया को बदलने के लिए होता है, बंद करने के लिए होता है। किल मतलब प्रोसेस प्रक्रिया को बंद करने के लिए होता है, यहाँ पे बंद होगा। और डेट करंट दिनांक और समय देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी कमांड हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। और जब इसका PDF मिलेगा तो उसे आराम से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए हमारा जो यूजर इंटरफेस होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप की बात करते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये PC रखा हुआ है पूरा, जिसमें ये CPU है, यहाँ पर आपका डेस्कटॉप है, ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो ये मॉनिटर है आपका, इसको आप क्या बोलोगे, मॉनिटर बोलोगे, लेकिन डेस्कटॉप का बोलेंगे जब आपका सिस्टम ऑन हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर ये जो आइकन्स आ जाते हैं, मेनू आ जाते हैं, वॉलपेपर आ जाता है, ये आपका फिर डेस्कटॉप कहलाता है। तो विंडोज डेस्कटॉप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन होती है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है, टास्क बार होती है, डेस्कटॉप पर आइकन अथवा अन्य आइकन होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप बॉटम में तो क्या होता है, बॉटम में आपका टास्क बार होता है। अब टास्क बार पर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है उनको भी हम पिन कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ डेट एंड टाइम होता है, यहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है। आगे बढ़ें तो स्टार्ट मेनू को पहले समझेंगे कि स्टार्ट मेनू क्या होता है। तो स्टार्ट मेनू किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए होता है। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं जिन्हें आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। अब अगर हम टास्क बार को देखें तो टास्क बार एक स्ट्रिप है जो डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से पर होती है। कहां पर होती है? बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से पर होती है, जहां पर स्टार्ट मेनू, क्विक लॉन्च टूल बार और समय तथा दिनांक दिया होता है। दूसरा ध्यान रखना है, टास्क बार का जो स्थान है वो चेंज किया जा सकता है। टास्क बार को आप राइट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं, मीन राइट साइड में रख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, आप टॉप पर रख सकते हैं और बॉटम में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो एक सवाल बनता है एग्जाम में कि टास्क बार को कहां पे नहीं रखा जा सकता है। ध्यान रखना है, टास्क बार को सेंटर पर नहीं रख सकते हैं, बाकी लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम कहीं पर भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा टास्क बार होता है वो कहां पर होता है? तो वो बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है हमारे स्क्रीन के। ओके,
अब आइकन को समझते हैं, आइकन क्या होते हैं। तो आइकन विशेष प्रकार के बटन होते हैं जिसमें उस बटन के लिए दी गई इमेज और लेबल शामिल होते हैं। आइकन होते हैं वो किसी न किसी फोल्डर या किसी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके डेस्कटॉप पे होते हैं। आइकन किसी एप्लीकेशन का मुख्य द्वार होता है जहां से आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई आइकन दिया गया है, उस पर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो ये एक मुख्य द्वार होता है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाने का, किसी फोल्डर में जाने के लिए एक मुख्य द्वार होता है ना, जहां पे क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। अब जो आइकन आपके होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सिस्टम आइकन, दूसरा शॉर्टकट आइकन, तीसरा फोल्डर आइकन। अगर हम सिस्टम आइकन की बात करें तो सिस्टम आइकन में जैसे आपका रिसाइकल बिन हो गया, तो यहाँ रिसाइकल बिन दिया गया है, पहले इसको समझते हैं। यह आइकन उन फाइल्स और फोल्डर्स के लिए अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है जिन्हें आपने डिलीट किया होता है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। इसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर रिस्टोर किया जा सकता है। यदि आप रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट कर सकते हैं। देखिए रिसाइकल बिन एक प्रकार का सिस्टम आइकन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है, वो डिलीट तो हो जाता है लेकिन डिलीट होने के बाद में रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में आ जाता है। और अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया है तो आप उसे वापस रिसाइकल बिन में जाकर रीस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइल को रीस्टोर करेंगे, जहां से डिलीट किया वहीं पर वो फाइल वापस से पहुंच जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई फाइल डिलीट करें तो वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो क्या करोगे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना। और ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन आपको दबाना होता है। ठीक है, शिफ्ट डिलीट दबाओगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, फिर आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ओके, तो रिसाइकल बिन एक प्रकार से क्या होता है, डस्टबिन होता है, हमारे सिस्टम का डस्टबिन उसे बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा वही आइटम होगा जो हमने डिलीट किया होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और इसका PDF भी साथ में दिया गया है, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।